नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से अध्याय संख्या 3 अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। तो पाठ को शुरू करें उससे पहले एक बार लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा, जिसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं लेखक ओम थानवी के जीवन परिचय से संबंधित। तो ओम थानवी की बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये विख्यात रहे हैं। इनका जन्म सन 1957 ईस्वी को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी बीकानेर नगर में हुई और राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। साथ ही 1980 से 1989 तक राजस्थान पत्रिका में इन्होंने कार्य किया और ईतवारी पत्रिका का संपादन कर इसे विशिष्ट प्रतिष्ठा दिलाई। ये एडिटर्स गर्ल ऑफ इंडिया के सचिव भी रहे और 1999 से हिंदी दैनिक जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक का दायित्व निभाते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में यशस्वी बने। ओम थानवी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए भी जाने जाते हैं। ये अभिनेता एवं निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं तथा साहित्य कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में इनकी गहन रुचि थी। राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर भी इन्होंने खोजबीन करते हुए सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप प्राप्त हुई तथा पत्रकारिता के लिए इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, पत्रकार के रूप में रहे हैं, ख्याति प्राप्त हैं। तो यहाँ जो पाठ दिया गया है अतीत में दबे पांव, एक तरह से हम इस पाठ को यात्रा वृत्तांत के और रिपोर्टाज के रूप में पढ़ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो अतीत में दबे पांव जो पाठ दिया गया है, ये यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज का एक मिश्रित रूप है। इसमें प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिया गया है जो कि अब पाकिस्तान में स्थित हैं। तो इस पाठ के आधार पर लेखक हमें क्या बताना चाहता है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम इस पाठ के दौरान करेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, जिसको हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो के खंडर आज से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास को दर्शाते हैं। उस समय वहाँ के निवासी कितने संपन्न थे, उनका रहन सहन, सामाजिक स्वरूप, व्यवसाय, व्यापार सब कैसा था कि उसके टूटे फूटे खंडरों को देखकर आज भी हमें ये एहसास होता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस वक्त की सभ्यता का भी समृद्धशाली दौर रहा होगा, या ये कहें कि उस समय की जो सभ्यता थी वो भी काफ़ी समृद्धशाली थी। अगर हम आज उन खंडरों को इस तरह देखने का प्रयास करें तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हजारों साल पहले वहाँ पर जीवन की चहल पहल थी, घरों में लोग रहते थे, उनके रसोई घर, स्नानाघर थे, बड़े आंगन, भांडागार, पक्की नालियाँ, कुंड, ये सभी हमें वहाँ पर मिलते हैं। लंबी चौड़ी सड़कें थी, बैलगाड़ियों की झुंझुन थी और नगर नियोजन की कला थी। इस तरह की अनुभूति होने से वहाँ के खंडरों में हम जीवन की धड़कनों को सुन सकते हैं और उन खंडरों को सिंधु सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता का प्रमाण मान करके हम गौरवान्वित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा, और पाठ काफ़ी रोचक है। तो देखते हैं अतीत में दबे पांव। अब भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थान है जहाँ सिंधु घाटी, अब यहाँ पर जो शब्द के ऊपर संख्या दी गई है वहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो पहला शब्द दिया है मोहनजोदड़ो, उसका अर्थ यहाँ दे रखा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। तो अब देखते हैं हम अपना ये पाठ। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन सभ्यता के ही नहीं,
दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। दुनिया के सबसे नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती, परवर्ती का अर्थ होता है बाद के, ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। परिपक्व का अर्थ होता है अच्छी तरह से पका हुआ या समृद्धशाली दौर, समृद्धशाली समय। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकला के शहरों में सबसे बड़ा है, वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई और बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि भी मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन के बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। और भी कई साक्ष्य मिले जो उधर से रेल लाइन बिछाने के कारण नष्ट हो गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा यह है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, घाटी में बसा हुआ। क्यों रहा होगा? या ये कहें कि समृद्धशाली शहर है मोहनजोदड़ो, तो ये इस सभ्यता की एक राजधानी रही होगी। माना जाता है कि यह शहर 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी यहाँ की कोई 25,000 के आसपास थी और जाहिर है आज से 5,000 साल पहले यह आबादी आज की महानगर की परिभाषा को लांघती होगी। आज यदि हम महानगरों की परिभाषा देखें तो उस परिभाषा को लांघने वाली थी, तो ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो नगर था वो उस समय का महानगर था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीलें प्राकृतिक नहीं है, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया, यानी कृत्रिम टीलें हैं और इन टीलों से बनाया गया है ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उनसे बचा जा सके। तो नदी घाटी सभ्यता थी, क्यों थी? नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पर पनपी ये सभ्यता। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। आदिम शहर का मतलब यहाँ पर जो आदिम शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है प्राचीन, कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, किंतु शहर जहाँ था अब भी वहीं पर है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। तो यहाँ पर कहा है कि इस यहाँ से प्राप्त जो खुदाई में अवशेष मिले हैं वो भले ही अजायब घरों में पहुँचा दिए गए हों और लोगों का मनोरंजन कर रहे हों, जानकारियाँ दे रहे हों, लेकिन जो शहर जहाँ बसा था आज भी वहीं पर मौजूद है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ लगाकर सुस्ता सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहली पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। आज वहां पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उन खंडरों में भी यदि हम किसी घर की दहलीज पर पांव रखते हैं तो सहसा पांव रुक जाते हैं, हम सहम जाते हैं हो कि हम किसी सुनसान घर में बिना पर इजाज़त के कैसे जा रहे हैं। इस प्रकार से एक एहसास हमारे मन में होता है। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर के उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुंझुन को भी हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि शहर की सड़कों पर कान देकर के बैलगाड़ी की रुंझुन को सुन सकते हैं। तो इससे तो मतलब है कि वहाँ के लोग आवागमन के लिए, यात्रा के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंगों में हमने देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि वो अवशेष पूरी तरह से खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर, पायदानों का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, उन अधूरी सीढ़ियों पर खड़े होकर के अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। आप इतिहास को नहीं झांक रहे हैं,
वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि आप इस इतिहास के अंदर झांक रहे हैं, आप इतिहास के उस दौर में प्रवेश करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। सबसे ऊंचे, अब यहाँ की जो विशेषताएं हैं उन पर हम बात करेंगे, वहाँ पर क्या क्या है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप का आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। बौद्ध भिक्षु 1922 ईस्वी में जब राखलदास बैनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। सबसे पहले राखलदास बैनर्जी जो यहाँ पे गए, वहाँ पर खोजबीन करने का उनका प्रमुख लक्ष्य यही बौद्ध स्तूप था। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ। इल्हाम का अर्थ होता है अनुभव, कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और धीरे धीरे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की दहलीज पर ले आई। तो देहरी का अर्थ है दहलीज। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो कि इराक की सभ्यताएं हैं, उन प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के कारण भारत के ये दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। हम कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता है। इससे पहले कोई प्रामाणिक वैज्ञानिक आधार नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मोनजोदड़ो की खुदाई का जो कार्यक्रम हुआ और उससे जो साक्ष्य मिले, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं उनके समकक्ष, उनके ही समान, उतनी ही पुरानी लगभग भारत की सभ्यता भी मानी जाती है। फिर देखिए आगे, पर्यटक बंगले से एक सर्पिली मतलब आड़ी टेढ़ी पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। लेखक ने पहले ही कहा, लेखक के जब परिचय के बारे में, कि ये पाठ हम एक यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे कोई यात्रा, लेखक की यात्रा का वर्णन हो, पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। जब हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे तो यहाँ के दृश्य को देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। नागर भारत, नगरीय भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप, सबसे पुराना प्राकृतिक भूदृश्य। तो लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य। सबसे पुराना भूदृश्य इसको कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती बदली है, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो या तस्वीरें या वृत्ति चित्र देख रखे हों, देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। अब यहाँ पर ये लेखक ने कहा है कि देखना अपनी आंख का देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। ऐसे किसी स्थान के बारे में हम बहुत सी बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमारे मन में इतना उत्साह, इतनी उमंग नहीं भरता है जितना हम किसी दृश्य को, किसी स्थान के बारे में जब पढ़ें और उस स्थान की यदि साक्षात यात्रा करें, तो जो अनुभव हमें साक्षात प्राप्त होता है वो इतिहास में या आंखों से देखने पर, पढ़ने से प्राप्त नहीं होता है। तो देखना अपनी आंख से देखना है। यदि किसी स्थान को देखना है तो अपनी आंखों से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। बाकी यदि हम किसी से कहीं से पढ़ते हैं तो वो तो आंख झपकने के जैसा है। जैसे यात्रा अपने पाँव से चलना है, बाकी तो कदम ताल है। हम कई यात्रा वृतांत पढ़ते हैं और हम घर बैठे उस स्थान की यात्रा का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जो यात्रा हम स्वयं अपने पैरों से करते हैं उस यात्रा का अनुभव जीवन पर्यंत हम नहीं भूलते हैं। तो वैसे ही किसी स्थान की यात्रा करना और किसी स्थान के उन परिदृश्यों को देखना
हमेशा के लिए आपके मन में जगह कर लेता है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप भी बहुत कड़ी थी। सारे आलम का अर्थ होता है वातावरण, जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले हैं। खेतों का हरापन नहीं है यहाँ पर, मगर बाकी वही खुला आकाश, वही सूना परिवेश, धूल, बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज कुछ अलग है, जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, आप उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की धूप में आप आर पार नहीं देख सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ के जो परिदृश्य हैं वो राजस्थान से मिलते जुलते हैं। कैसे हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया है कि रेत के टीले नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले हैं, तो यहाँ पर रेत के टीले नहीं है, तो टीले बनाए हुए हैं। खेतों का हरापन यहाँ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में खेतों का हरापन कम है, मगर बाकी सब चीज़ें वही हैं। खुला आकाश वहाँ भी है, यहाँ भी है। सूना परिवेश, पश्चिमी राजस्थान में लोग लगभग, जनसंख्या बहुत कम है, उनका घनत्व लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, क्योंकि बालू रेत की ये विशेषता होती है। दिन में जितनी जल्दी गर्म होती है, रात में उतनी जल्दी ही ये ठंडी भी होती है। तो दिन में गर्मी का तापमान अधिक होता है और रात में तापमान माइनस में भी चला जाता है। सिंध की धूप चौंधियाती है, राजस्थान की धूप पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन सिंध की धूप चौंधियाती है, उसमें चमक ज़्यादा है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे नहीं घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे सभी दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। धूप में इतनी ज़्यादा चमक होती है कि आप वास्तविक रंगों से परिचित हो ही नहीं सकते। पर इससे एक फ़ायदा भी हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। अब यहाँ पर यह कि धूप चिलचिलाती धूप थी, तो इसका एक फ़ायदा हुआ कि प्रत्येक दृश्य को हमें 2 बार देखना पड़ता, जिससे वो दृश्य हमारी जहन में पुख्ता हो जाता। इस तरह बार बार निहारते तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते, मन में ऐसे बैठ जाते, मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है, और इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। 4 दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं, और 4 दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहर के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया? तो यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप है, उसका एक परिदृश्य यहाँ दिखाया भी गया है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इसे प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है भंडार गृह। वह अनुष्ठानिक महाकुंड जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशलों को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। तो यहाँ की वास्तुकला कितनी अद्भुत थी, अद्वितीय थी, इसको देखने के लिए यहाँ का वो अनुष्ठानिक महाकुंड देख सकते हैं। असल में यही एक निर्माण है जो अपने मूल रूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी चीज़ें वहाँ पर लगभग अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं, नष्ट होने के कगार पर हैं, लेकिन आज भी ये जो महाकुंड है अपने मूल स्वरूप के बहुत कुछ नज़दीक बचा हुआ है। बाकी इमारतें उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनका उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। इतनी ज़्यादा नष्ट हो चुकी है कि सिर्फ अंदाजे से हम ये कयास लगा सकते हैं। मगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है, नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर ही काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश अधिकांशतः सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं।
आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ही ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बनावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि ग्रिड प्लान किसे कहते हैं और आधुनिक नगर नियोजन में कौन से शहर ग्रिड प्लान के शैली पर बने हुए हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न पर यदि हम विचार करें तो एकदम सीढ़ी या आड़ी, जिनको हम कह सकते हैं चतुर्भुजाकार जो सड़कों की बनावट होती है, उसी को वास्तुकारों ने ग्रिड प्लान कहा है। वर्तमान में ऐसे दो शहर हैं, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, जो ग्रिड शैली के आधार पर बसे हुए हैं। परकोटे के अंदर का यदि आप देखें तो वर्तमान में जो राजस्थान का जयपुर शहर है, राजस्थान की राजधानी, आप उसको भी इसी शैली पर आधारित मान करके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पुराना जो जयपुर शहर है वो भी ग्रिड शैली पर ही बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। यहाँ पर दे रखा है मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता। वहाँ के लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडरों पर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। तो ये कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, अन्य वर्ग की या निम्न वर्ग की समाज में वर्ग भी होंगे, और इन्हीं को देख करके, इस प्रकार की बसावट को देख करके ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय वहाँ के लोगों में वर्ग व्यवस्था रही होगी। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतने मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि निम्न वर्ग के घरों के अवशेष क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो उसका कारण यहाँ पर लेखक ने ये दिया है कि निम्न वर्ग के घर इतने मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल तक टिक सकें। उनकी बस्तियां दूर रही होंगी, या यह भी हो सकता है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है और अब वह भी बंद हो चुकी है, तो उसको ढूंढ ही नहीं पाए हों। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है और इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं शायद है या संयोग कि धरोहर प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। तो यहाँ कुंड का एक चित्र भी दर्शाया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। कुंड की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं वो यहाँ पर दे रखा है, पैराग्राफ में दे भी रखा है कि कुंड करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। गहराई इसकी 7 फुट है और कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है और ये सिद्ध वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है, उत्तम वास्तुकला का। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग हुआ है और कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं भी है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है।
कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं और इसकी खासियत यह है कि ये पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी हुई भी हैं। तो ये नालियां जो ईंटों से ढकी हुई हैं, नाली का एक चित्र यहाँ पर दिया है। जल निकासी की का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। ढकने का मतलब क्या है? यहाँ की नालियां ढकी हुई है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के जो लोग थे उनमें एक गुण था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंड के बाहर और कुंड के बाहर गंदा पानी अंदर नहीं आए, पानी नहीं फैले, इसलिए ढक रखा है। इसका मतलब वो स्वास्थ्य के प्रति सजग थे। पक्की और आकार में समरूप धूसर, धूसर ईंटों का मतलब होता है मिट्टी की ईंटें। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। गढ़ वही बौद्ध स्तूप जिस चबूतरे की खोज में सबसे पहले राखलदास बनर्जी वहां पर गए थे। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है, एक भंडार गृह है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देख करके ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ दोनों चौकियों की 3 कतारें रही होंगी। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी एक पाया गया है। अब यह जग जाहिर है, अब ये संसार के सामने है, लोगों के सामने है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। वर्षों तक यही माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उनका आयात करते थे। लेकिन नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया है। नए साक्ष्य जो मिले हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतीहर लोग थे, वो अन्न उपजाते थे। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। इन लोगों का मूल कार्य, मूल व्यवसाय खेती करना और पशुपालन करना ही था। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायात थी। यहाँ पर पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी और इनके उपकरण खेतीबाड़ी के प्रयोग में भी लिए जाते थे। जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते। चकमक एक पत्थर होता है, तो यहाँ पर लकड़ी और पत्थर के उपकरण इस्तेमाल होते हैं राजस्थान में। और भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और पत्थर के। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, जिसमें कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। खुदाई से अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल बोते थे, जिसमें कपास के अवशेष यहाँ मिले हैं। गेहूं, जौ, सरसों और चने की फसल यहाँ पे होती थी, इसके तो पुख्ता सबूत हैं। वह सभ्यता का तर युग कहा जाता था, जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। जब ये चीज़ें यहाँ पर उपजती थी तो सभ्यता उस समय वहाँ पर पानी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो सूखे में तब्दील हो गई। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी होती है, राई, वहाँ उसकी भी उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी करते थे। कपास को छोड़ करके बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा भी गया है। कपास के बीज तो नहीं मिले, पर सूती कपड़ा मिला है, और सूती कपड़ा मिला है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग कपास की खेती करते थे। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था।
छालटी, लीलन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों तक हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग भी मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीचों बीच खुला सा एक बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं और इसके साथ कभी छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। इस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ फ्रिट्स माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत के अवशेष मिले हैं। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा सा हॉल है, जिसको देखकर अनुमान लगाया गया है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर के भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे सिर्फ जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं देखकर लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हों। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियों को गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दिया गया है। जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ खुदाई की, उनके नाम पर ही उन मोहनजोदड़ो के खंडरों का नामकरण किया गया है। जैसे डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई का इलाका, इसके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है और शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह मुख्य लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी और इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, तो इसका मतलब यहाँ के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। बाजार से उत्पादित वस्तु का आदान प्रदान ये लोग करते थे, बाजार का उपभोग करते थे। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती है, बिल्कुल बराबर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप देखने को मिलता है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती हैं। सारा गंदा पानी आकर के एक जगह एक होद में जमा होना और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद हैं। तो इनको देखकर लगता है कि स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार को यह बेहतर उदाहरण कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के प्रति वे लोग कितने सजग थे, कितने जागरूक थे। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी निकलती हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक की चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ें दूर से ध्यान खींचती हैं वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोद करके भूजल तक पहुंची। इतिहासकारों का यह दावा है कि इससे पहले किसी सभ्यता या संस्कृति के लोगों ने भूगर्भ के जल को इस्तेमाल नहीं किया। नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी और नदियों के जल को ही पीकर या काम में लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करती रहे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पहली सभ्यता है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचे। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे, जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी की निकासी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? ये कुओं का एक रूप यहाँ पर दिखाया गया है। एक मॉडल मीनार की शक्ल में एक कुआं दिख रहा है।
बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवारों का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सह तीरों की जगह हो। दूसरी मंजिल को सहारा देने के लिए उसमें कोई सह तीर लगाए गए हों। सभी घर ईंटों के हैं। एक ही आकार की ईंटें हैं। ईंटों का आकार है 1:2:4। सभी ईंटें भट्टी में पकी हुई हैं। हड़प्पा से हट करके यहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती हैं। बाकी न के बराबर यहाँ पत्थरों का प्रयोग है। ईंटों का प्रयोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती होंगी या दूसरी मंजिल बन रही हों। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में यह समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम का अर्थ होता है काम, कि यहाँ कोई ना कोई काम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु का काम। हालांकि सभी घर अब खंडर हो चुके हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 × 30 फुट का है। 30 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा ज़्यादातर घरों का ये परिमाप है। कुछ हिस्से दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक जैसी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई फायदा नगरवासियों पर लागू हो। कोई फायदा नहीं, कायदा, क्षमा करना, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत बोल दिया। तो नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता था। इसमें 2 आंगन और 2 करीब 20 कमरे हैं, तो ये मुखिया का घर रहा होगा। डी के बी सी हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से हमें मिली थी। डीकेजी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर एचआर हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प की भी यहाँ एक छोटी सी जो मूर्ति मिली है नर्तकी की, एक घर की खुदाई में ही मिली थी। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ही स्थित है। यहीं पर एक बड़ा सा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ओर ध्वस्त हो चुकी है, जो अब ऊपर की मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधु स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी है जो लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। उनको देखकर अनुमान लगाया जाता है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते होंगे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब में घरों में है। बाहर बस्ती में कोई सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। यहाँ पर कुएं देख सकते हैं तो बाहर बस्ती में बने हुए हैं, जिनको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये काम करने वाले या इतर वर्ग के लोगों की बस्ती रही होगी। घरों के अंदर जहाँ पर कुएं मिले उनको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उच्च वर्ग के लोगों की बस्ती रही होगी।
मोनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट आदि सभी चौकोर या आयताकार रूप में है। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक ही अर्थ लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह भी विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। इसलिए शायद इन बड़े घरों में ये छोटे कमरे बनाए गए होंगे। बड़े घरों के आंगन में बड़े घरों की आंगन में छोटे कमरे समझ में आते हैं, लेकिन पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हों और कालांतर में नष्ट हो गई हों। समय के साथ वो सीढ़ियां नष्ट हो गई हों। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत हुआ हो। संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर से नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर के पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से भी होता होगा। गौर किया गया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? तो उस छज्जों की निशान नहीं है, तो उसको देखकर लगता है कि उस समय यहाँ पर इतनी गर्मी या इतनी धूप नहीं पड़ती होगी। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए हैं। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो ही नहीं सकते, जबकि वहाँ की मोहरों पर इन पशुओं के चिन्ह आप देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, तो लगा सकते हैं अनुमान कि यहाँ पर ये पशु रहे होंगे, ये लोग इन पशुओं से परिचित थे। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्व शास्त्री सारिन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की तरह किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि समृद्ध सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर के दरवाजे या खिड़कियों के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रह करके हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा का लय और भी ज्यादा गूंजता है। इतना कि कानों का अंधियारा भी सुनाई दे कोनों का अंधियारा भी इतना कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आखिर सब खंडर हैं। बहुत सी दीवारें सभी लगभग नष्ट होने के कगार पर हैं, तो आप आसानी से एक घर से दूसरे घर में प्रवेश कर सकते हैं। अब सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है, सब एक दूसरे में खुलते हैं, दूसरा तीसरे में खुलता है, जैसे पूरी बस्ती ही एक हो, एक बड़ा घर हो। लेकिन हर घर का एक नक्शा होता है जो उसको संस्कारमय घर का आकार देता है। भले ही वह 5000 साल पुराना घर ही क्यों न हो। हमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए हर घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो अतीत को निहारने की जिज्ञासा न हो।
किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, पैर इसलिए धीरे धीरे उठा रहे जैसे कि हम किसी सुनसान घर में घुस रहे हों और कोई हमें रोक सकता है, टोक सकता है। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुसाए, सब जानते हैं यहाँ कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर इस शहर और उसकी गलियों और उसके घरों को ढूंढा और सहेजा गया कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल यहाँ कोई बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर आपका शहर नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सका। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक जैसी है। कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आ गई। जो कुलधरा जैसलमेर के मुहाने पर एक पीले पत्थरों के से बना हुआ एक खूबसूरत गांव है। खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त होती है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं हैं। ये कुलधरा की बात लेखक यहाँ पर कर रहा है, जो राजस्थान में जैसलमेर जिले में है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार हो जाने पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़ करके, दरवाजे से और आसबाब छोड़ करके सब चले गए। तो अब वहाँ के जो उनके मकानों के छज्जे दरवाजे जो थे, उनको लोग अब उठा ले गए। घर खंडर हो गए हैं पर ढहे नहीं हैं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए हैं, वक्त वहीं रह गया है। खंडरों ने उसे थाम लिया है, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों और शाम को शायद लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद ग्रंथ छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का एक चित्र भी प्रकाशित किया है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया है। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी और बाद में हमारे यहाँ भी जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी, जो कि अब नहीं है, उसमें लगाए जाते थे। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज को यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब वहां पर कोई इस्तेमाल होता होगा। कभी इस्तेमाल होता होगा, अब नहीं। हमारे यहाँ मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर को देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान को देखकर खंडरों से निकल आने का एहसास नहीं होता है। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर और दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफ़ी है। जिसमें है काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बने बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चौपड़ की गोटियों के दिए, मापतोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौनों के 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार और पत्थर के औजार। ये चीज़ें वहाँ पर अब आप देख सकते हैं। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो है पर हथियार कोई भी नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं।
तो क्या इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ पर नहीं रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुकला, मोहर ठप्पों, पानी, साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह है पुरातत्व विभाग, प्रभुत्व या दिखावे का तेवर का नदारद होना। यहाँ पर दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ, पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर दिखावे की कोई चीज़ हो। न राजाओं महंतों की समाधियाँ मिली है। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं, औजार भी हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सिरपेज का अर्थ होता है मुकुट, पगड़ी। अब तो उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसे होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में हम कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता का अनुभव करने वाली संस्कृति। तो यहाँ पर जो दिया लघुता में भी महत्ता का अनुभव करने वाली सभ्यता, इसका क्या औचित्य है क्या? तो यहाँ लिखी मोहनजोदड़ो की सभ्यता लघुता में भी महत्ता का अनुभव करने वाली सभ्यता थी, अर्थात लो प्रोफाइल सभ्यता थी। कैसे? स्पष्ट कीजिए प्रस्तुत पाठ के आधार पर। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता अन्य सभ्यताओं से भिन्न थी। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में न भव्य राजप्रासाद मिले हैं न मंदिर मिले हैं। राजाओं और महंतों की समाधियाँ भी नहीं मिली हैं। वहाँ पर औजार, राजमुकुट एवं नावें बहुत छोटी मिलती हैं। इसी को देखकर के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ लो प्रोफाइल सभ्यता रही थी, वहाँ सभी चीज़ें छोटी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। उनकी अनबूझ है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबूझ है कि अनबूझ लिपि अभी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में ये कला सुरुचि का महत्व ज़्यादा था, वास्तुकला या नगर नियोजन का नहीं। धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि स्वरूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी हुई कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें से एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी के काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी कसीदाकारी वाला एक दुशाला भी मिला है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक छिंद प्रांत की जो पहचान है, अजरक प्रिंट। कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य वहां पर नहीं मिला है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव और क्षार से दलदल की समस्या पैदा हो गई है और मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार से ये था अपना आज का पाठ। आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। आज की कक्षा में इतना ही, मैं इतना ही कहकर अपनी इस कक्षा से विदा लेता हूँ।